नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये न्यूज़ डिस्कशन करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और गुड न्यूज़ आपके लिए कि आप यूपीएससी का जो 2022 का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी सी खबर ये है कि यूपीएससी ने अपना सीट बढ़ा दिया है। ठीक है, यूपीएससी ने अपना सीट बढ़ा के इसको अब 1011 कर दिया है। ये 2016 के बाद पहली बार है जो 1000 पार गया है सीट। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, आप लोगों में कई दोस्तों को एक सवाल आता होगा कि ये जो है इंडियन मैनेजमेंट सर्विस ये क्या होगा। देखिए, पहले पहले क्या होता था ना, रेलवे का था आईआरटीएस होता था, ये सब सारी चीज़ें होता था ना। इसको क्या किया गया है, सभी को मर्ज करके एक इंडियन मैनेजमेंट सर्विस को बना दिया गया है। ठीक है, तो उसी से संबंधित था। तो एक पहले कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसका अलग से एग्ज़ाम लिया जाए, ऐसा चीज़ हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यूपीएससी भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो उसी का 150 सीट आया है, वो इसमें ऐड हो चुका है। समझ गए? तो यही मामला था। यदि आपको और डिटेल जानना है तो नीचे में वीडियो का लिंक आता होगा आपको, तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने में आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करता हूँ, वो आपको यूपीएससी, बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम का आप यदि तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस का। देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो ऑल ओवर सारे को आपको लिखना ही पड़ता है। तो आपको एक डिटेल नॉलेज चाहिए। आप पीटी में हो सकता है कि जैसे बीपीएससी है, तो बीपीएससी में ज़्यादा फैक्ट पूछा जाता है, लेकिन मेंस एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज की ज़रूरत होती है, और यूपीएससी में तो आपको पता ही है, आपको कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज पीटी में भी चाहिए और मेंस के अंदर भी चाहिए। इसलिए हम उसी के नज़रिए से यहाँ पे करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप इससे यहाँ का जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है इस पेज में है। पहला जो आर्टिकल है ये सबसे सिंपल आर्टिकल है। ये बताया गया है कि हरियाणा जो सरकार थी, हरियाणा सरकार ने एक कानून लेके आया था। उस कानून के तहत ये था कि जो मतलब कि स्थानीय निवासी है, ठीक है, मान लीजिए आप हरियाणा के रहने वाले जो है, उनको सबसे ज़्यादा 75% आरक्षण देने की बात की गई थी। अब 75% जो आरक्षण देने की बात की गई थी, ये मामला पहुंच गया कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से मामला ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दी है। ठीक है, इस कानून पे रोक लगा दी, आरक्षण देने वाले कानून को हटा दिया। राइट, तो इसमें ये चीज़ थी कि आरक्षण देने वाले जो कानून से, ठीक है, रोक हटा दिया। तो इसमें यही चीज़ें निकल के आई कि इससे क्या चीज़ें निकल के आ रही है, उभर के आ रही है। हाई कोर्ट ने क्या किया था, कानून पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाइए। चर्चा में क्यों आई? चर्चा में आपको पता ही है, 75% आरक्षण दी गई है। निजी कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, निजी कंपनी में भी आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, ये हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 इसको पारित किया गया था। ये संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसको लेके पहले चीज़ें हम ये देखते हैं कि संविधान में इसका जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो किस किस आधार पे क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला जो है फंडामेंटल राइट, जो है मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार 14 जो है उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है। ये होती है कि यहाँ पे समानता की बात की जाती है। राइट, समानता मतलब क्या है, आप किसी की जाति के जाति, सेक्स, उसके बाद आप बोल सकते हो कि प्लेस, जन्म कहाँ पे हुआ है, उसके आधार पे आप नहीं कर सकते। ये सब जो 5 डायमेंशन है इसके आधार पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो होता है ना, यदि हमारा जन्म बिहार में हुआ है या हमारा जन्म यूपी के अंदर हुआ है, तो हम हरियाणा के अंदर आरक्षण नहीं मिल सकता, हमें 75% ही होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 15 जन्म के स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। राइट, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या बताता है, सामाजिक जो कार्य है, ठीक है, सामाजिक कार्य में अवसर की समानता की बात करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब अवसर की समानता की बात होती है तो जन्म के आधारित भेदभाव नहीं होने की गारंटी हमें देती है। लेकिन इस कानून के बनने के बाद ये गारंटी हमें हट जाती है। राइट, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा चीज़ें मिलेगा, उन्हीं को सारी चीज़ें यहाँ पे मिलता है। वही चीज़ है। फिर आर्टिकल 19 क्या बताता है, आर्टिकल 19 ये बताता है कि आपको भारत के अंदर कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, कहीं पे भी रहने का अधिकार है। अब एक बात बताइए, आपको कहीं पे रहने का अधिकार है, आपको कहीं पे रहने का अधिकार है, परंतु वहाँ पे आपको यदि नौकरी नहीं मिले तो क्या आप टूरिज्म के लिए जाओगे? आप तो कहीं पे जाओगे तो नौकरी खोजोगे ना। जब आपको नौकरी वहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो आपके ये अधिकार से तो भी आपको वंचित किया गया ना, आप इस अधिकार से भी वंचित होगे। तो यही हमारा जो फंडामेंटल राइट है, वो 4 फंडामेंटल राइट को ये कानून जो है वॉलेट करती है। तो इसी के खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अब इसमें ये चीज़ें बताया जाता है इस विधेयक के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं कारण, कि इस विधेयक के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। पहला चीज़ इसमें बात की जाती है कि ये वोट बैंक राजनीति हो सकती है।
जो वहाँ की जो लोकल सरकार होती है ना, वो अपने लोकल जनता को प्रभावित करने के लिए इस तरह से होती है। उसके बाद है, इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में क्या आती है, सुस्ती आती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने से क्या होता है कि रोजगार की कमी हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाता है, और सरकार के पास बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा हो गई है अभी के टाइम में। तो आपने कोविड के टाइम में देखा ही कि किस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, तो बेरोजगारी नीचे जाएगी। तो बेरोजगारी जो ज़्यादा हो गई है, तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या करी, स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्रवृत्ति दे रही है कि स्थानीय लोगों को हम क्या कर सके, खुश रह सके। इससे क्या होगा कि बढ़ती आय और प्रतिभा, इससे क्या होगा कि आपने आय तो बढ़ जाएगी, आपको जो वो चीज़ें होगा। लेकिन देखो, जिसके पास टैलेंट है, अब ये कोई कंपनी है और ये टैलेंटेड बंदा यदि मान लेते हैं तमिलनाडु का है, आप लेकिन इसको आरक्षण के कारण आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो टैलेंट तो मारा गया ना इसका, वही बात होती है, टैलेंट तो मारा गया। टैलेंट मारा गया तो इससे क्या क्या प्रभाव होगा हम बात करेंगे। उसे आप देख सकते हैं, भूमि अधिग्रहण जो है, इसे पूर्व शर्त रखा जाता है। मतलब कि आपको यदि कोई कंपनी यदि खोलना चाहेगी यूपी के अंदर, ठीक है, तो यूपी सरकार पहले एग्रीमेंट करने लगेगी कि आपको 75% आरक्षण पहले नौकरी किसको देना पड़ेगा, यूपी वासी को, यूपी में जो रहते हैं उनको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव जो होता है इसके कारण क्या होता है कि उद्योग जगत में जो रोजगार की सृजन की कमी हो जाती है। रोजगार की सृजन की कमी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अब कोई कंपनी है, कंपनी ए है। अब ये कंपनी जो ए है, ये कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी ए काम करेगी। अब देखिए, कहीं पे बंदा है, अब लोकल ही पर्सन को आप देख सकते हैं, लोकल पर्सन ने क्या किया कि ज़्यादा अपना श्रमिक रख लिया। ओके, श्रमिक ज़्यादा रख लिया, तो यहाँ पे तो रोज़गार ज़्यादा नहीं होगा, कंपनी ज़्यादा लगाने नहीं आएगी, क्योंकि अरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। ऐसे ही आपको पता है कि भारत सुगमता रिपोर्ट जो है, उसमें डेवलप करने के लिए, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में डेवलप करने के लिए हमें ईजी करना पड़ेगा मामले को, लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि श्रमिक का क्या होगा कि हमारे जो बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा कि मजदूरी दर बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। देखिए, अब जो लागत है, लागत जो है, मजदूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगा, और जब लागत बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप देख सकते हो कि इससे क्षेत्रीय असमानता आ जाती है। क्षेत्रीय असमानता की भावना ये आ जाती है, अब जो हरियाणा में रहने वाले लोग हैं और दूसरे जगह से जो आएंगे, तो उनके बीच में एक मतभेद चलेगा, अरे इनको तो ज़्यादा पॉवर्टी मिलता है, हमें तो मिल नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि श्रमिक गतिविधि प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, विविध प्रकार के जो श्रमिक होते हैं उनके साथ होती है। ओके, क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि भारत की एकता और अखंडता को क्या हो, प्रभावित हो जाता है। तो ये सब कारण है, इसके आप खिलाफ यदि आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। फ़ायदे में ये बता सकते हैं कि इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, प्रवास रुकेगा। ठीक है, माइग्रेंट जो है, माइग्रेंट जो लोग ज़्यादा होते हैं वो रुकेगा। तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट रहना चाहिए, फिर जाके आप एक आंसर मेंस का लिख सकते हैं। राइट, चलिए अब हम न्यूज़पेपर की ओर लौटते हैं। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर एक चीज़ है कि महंगाई से निपटने के लिए, महामारी में जो महंगाई से निपटने के लिए ज़्यादा धन की ज़रूरत है। इस आर्टिकल को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। G20 का जो शिखर सम्मेलन चल रहा था, वर्चुअल बैठक, उसमें निर्मला सीतारमण भाग ली थी। उनका कहना ये था कि अभी जिस तरह से कोविड महामारी आई है, ठीक है, महामारी से निपटने के लिए सभी देशों को अभी पैसे की ज़रूरत है, मतलब संसाधन की ज़रूरत है, जो कि भारत जैसे देश जो है, जो उतना डेवलप नहीं है, उनको पर्याप्त संसाधन उनके पास नहीं है। मध्यम आय वाले और निम्न आय वाले देशों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये बात करती है कि विश्व के जो संगठन है, ठीक है, विश्व के जो संगठन है वो क्या करे, अभी के टाइम में वित्तीय पोषण प्रोवाइड करे, मतलब कि फंड प्रोवाइड करे ये निम्न और मध्य वाले राज्य देशों को। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें एक एग्जाम्पल देता है कि भारत अकेले जो स्वास्थ्य अवसंरचना के मिशन में 29 अरब अमेरिकन डॉलर का क्या किया है, आवंटन किया है। ये किसके लिए, निम्न और अन्य जो वर्ग के स्वास्थ्य बीमा के अनावश्यक के लिए ये सारी चीज़ें क्या है। विकास बैंक का यही कहना है कि विकास बैंक इसके लिए क्या हो कि धन आवंटित करे। WTO का बात किया जाता है कि WTO अपनी क्षमता के अनुसार से करे। तो इसमें एक ही सेंस बताइए, एक ही सेंस समझिए कि इसमें क्या एक ही चीज़ बोला जाता है कि अभी जो है वो संसाधन की कमी है, संसाधन की कमी को कम करने के लिए वित्तीय स्तर पे अभी वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें करें। चलिए अब हम G20 के बारे में देखते हैं कि G20 क्या है। इससे पहले भी हमने देख चुका था, फिर से एक बार देखेंगे। ये देखिए G20 है, इसमें आप देख सकते हैं G7 कंट्री, यदि आपको याद नहीं है तो G7 कंट्री 7 कंट्री है। G8 जो होता है 7 + 1 रसिया बढ़ जाता है, और G20 कंट्री में ये सारे कंट्री आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि G20 कंट्री है क्या। G20 कंट्री जो है ये 20 देशों का समूह है। 20 देशों में 19 देश है, एक यूरोपीय यूनियन है, प्लस एक यूरोपीय यूनियन, तो टोटल 20 देश हो जाते हैं।
इसका जो विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में क्या प्रभाव है, इस ग्रुप का, समूह का वर्ल्ड में क्या प्रभाव है। इस ग्रुप का आप देख सकते हो कि वर्ल्ड के व्यापार में, विश्व के व्यापार में 75% हिस्सेदारी है, निवेश में, वर्ल्ड के निवेश में 85%, सकल जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में 85%, और वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें 2/3 जो है ये प्रतिनिधित्व करती है। यही जो कंट्री है, इन्हीं में लोग निवास करते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं, ये 2 कार्य होते हैं, 2 टैक्स होते हैं। पहला जो है फाइनेंशियल वाला, तो फाइनेंशियल वाला आपको पता ही है कि केंद्रीय बैंक, ओके, वित्त मंत्री, जैसे आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री का स्टेटमेंट था, ठीक है, केंद्रीय बैंक में मिलकर प्रतिनिधित्व करती है। सेपरा ट्रैक होता है, सेपरा ट्रैक में क्या होता है, राजनीतिक जुड़ा होता है, अर्थव्यवस्था के विरोध के लिए, विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है, और व्यापक मुद्दे पे केंद्रित करके ये चीज़ें बात की जाती है। इनके सदस्य देशों में कौन कौन से आते हैं G20 में? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र, मतलब USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये जो है ये कंट्री है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको आप अपने फ़ोटो लेके रख लीजिए, इसको याद करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये कंट्री के साथ इसको मिला के सारे कंट्री आ जाएगा, तो इसमें ये ऐड हो के आएंगे, मतलब ये सारे कंट्री इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है, देख लिया। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट दिया है कि स्पेन जो है एक अस्थाई नहीं, गैर अस्थाई सदस्य के रूप में इनको आमंत्रित किया जाता है। ओके, चलिए अब आर्टिकल की ओर लौटते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, स्पेस के अंदर एक ही आर्टिकल था, हाँ एक आर्टिकल है कि हमने हाल ही में 2-3 दिन पहले ही चर्चा किया था कि अफ्रीकन चीता की लाने की बात की जा रही है, कहाँ से, अफ्रीका कंट्री से, राइट। तो उसी के लिए जो नामिया है, नामिया जो कंट्री है, वहाँ से मतलब एक चीज़ें हो चुकी है कि लाने की सहमति बन चुकी है, तो भारत की टीम यहाँ पे गई है लाने के लिए, इनको लाया जाएगा। ये नामिया में आप देख सकते हैं कि मौजूदा जो भी है 2500, ठीक है, चीता जो है यहीं पे रहते हैं नामिया में, इसलिए ये मतलब वर्ल्ड में आप बता सकते हो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यहीं पे रहती है, ठीक है। तो हमें इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये कौन जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन अधिकारी जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं देखना है। हमें जो देखना है, चलिए वहाँ पे हम चलते हैं। हमें अब देखना है अफ्रीकन चीता के बारे में, ठीक है। अफ्रीकन चीता से पहले हम एशिया के चीता के बारे में देखते हैं, एशियाई चीता। देखिए अफ्रीकन चीता, एशियाई जो चीता है उसका जो IUCN लिस्ट है, वो IUCN लिस्ट के अंदर ये अति संकटग्रस्त में आते हैं, ठीक है, क्रिटिकली इंजर्ड, अति संकटग्रस्त में ये आते हैं, ठीक है। ये अभी केवल भारत के एशिया में केवल यहाँ पे मिलता है, ईरान में मिलता है, ठीक है। भारत में ये नहीं मिलता है क्योंकि भारत में ऑफिशियली रूप से 51 और 52, ठीक है, 1951 और 52 में ही एशिया चीता का लुप्त होने का घोषणा कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि हमारे ब्रिटिशर्स आते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा इसको शिकार किया करते थे, ठीक है, हंटिंग के कारण ये वहाँ पे विलुप्त हो चुका था। ये जो चीता होती है वो अफ्रीकन चीता के हिसाब से क्या होती है, एशिया के जो चीता वो छोटे होते हैं और मेटेला कलर का होते हैं, वहीं उनका जो सिर होता है, मतलब सिर जो होता है वो छोटा होता है और गर्दन जो होता है वो लंबा होता है, सिर छोटा और गर्दन लंबा होता है। अब देखिए अफ्रीकन चीता, अफ्रीकन चीता का जो IUCN लिस्ट है वो क्या है, वर्नेबल है, ठीक है, ये वर्नेबल में होते हैं IUCN लिस्ट में, ओके। इनकी जो संख्या है आपको पता है कि 6500 लेके 7000 तक का इनकी संख्या है। हम कहाँ से ले रहे हैं इस बार, अभी लिमिया से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत इन परियोजना के द्वारा चीता को भारत में लाया जा रहा है। अब सोचोगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को आपको बैलेंस करने के लिए ना हर एक चीज़ का रहना ज़रूरी है। जब हर एक चीज़ रहेगी तब जाके आपकी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना वो बैलेंस कर पाती है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट है। जब आप पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे ना, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक एक कीड़े का, जो एक एक कीट है ना जिसको आप मार देते होंगे, उनका भी ये वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट है, वो भी कोई ना कोई जगह रखती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि पूरी तरह से सरकार ना महंगाई की नियंत्रण कर पाई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसलिए आया कि पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री जी है मनमोहन सिंह, इन्होंने अभी बताई थी कि बीजेपी की जो सरकार है उस बीजेपी की सरकार को समझ नहीं है, किस चीज़ों की समझ नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था के इनके पास कोई समझ नहीं है। तो इसी के कारण निर्मला सीतारमण इसका स्टेटमेंट दे रही थी कि ऐसा नहीं है, कि भारत में आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने महामारी के दौरान भी महंगाई को नियंत्रण कर पाए। अब देखिए ये राजनीति इशू हो गया।
अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके बदले में वित्त मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। क्या हमें ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है? नहीं, हम यूपीएससी का स्टूडेंट है, स्टेट पीसीएस का स्टूडेंट है, तो हमारे हिसाब से महंगाई इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए महंगाई के बारे में देखते हैं, महंगाई क्या होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को ही महंगाई बोलते हैं, इंग्लिश में उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो 3 नाम में से कोई भी आपको दे देगा, मुद्रास्फीति दे सकता है, आपको महंगाई पूछ सकता है, या इन्फ्लेशन पूछ सकता है। महंगाई क्या होती है कि मांग और आपूर्ति के असंतुलित पैदा होता है, जो वस्तु और सेवा की कीमतें बढ़ जाती है। वस्तु और सेवा की कीमतें क्या होती है, उसे बढ़ जाती है। कीमत इस तरह से मुद्रास्फीति कहलाती है, जो कीमत होती है बढ़ती है, वो मुद्रास्फीति कहलाती है। देखिए मांग और आपूर्ति, अब देखिए 100 रुपया मांग जो था, मांग जो है वो है 100 का, ठीक है, 100 बिस्किट का मांग है, लेकिन सप्लाई जो हो रहा है वो 50 का हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये मुद्रास्फीति का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100 आदमी एक दुकान पे चले जाएंगे एक बिस्किट लाने के लिए, पार्ले जी का बिस्किट। अब ये 3 रुपये में बिस्किट आता है, ठीक है, अब 3 रुपये बिस्किट आता है। जब ये दुकानदार देखेगा कि अरे मेरे पास तो 50 ही स्टॉक में है और लेने वाला 100 है, तो ये बोलेगा 5 रुपये में बिस्किट मिलेगा। तो ये क्या किया, अपना दाम को क्या प्राइस को बढ़ा दिया। तो इसी तरह से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब मुद्रास्फीति की जो गणना होती है, किस तरह से हम गणना करते हैं, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ये जो गणना होती है वो 2 प्रकार से होती है। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, WPI, दो तरह से होती है। एक थोक मूल्य सूचकांक होती है, एक होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI और WPI क्या होता है, थोक सेल में होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पे तो बोला जाता है ये होलसेल का प्राइस है, ये क्या है, रिटेलर का प्राइस है। तो होलसेल का जो प्राइस होता है ना, उसी से संबंधित है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो मुद्रास्फीति है वो 2 कारण से होता है। 2 कारण क्या क्या हो सकता है, ये 2 कारण गणना करने का है, ठीक है। इससे दो से गणना करते हैं कि मुद्रास्फीति कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। अब हम कारण जानते हैं कि एक्चुअली कारण क्या है कि मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो 2 कारण है। पहला जो कारण होता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब मांग जनित मुद्रास्फीति। आपने यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मांग जो वाला है उससे संबंधित है। तो ये कैसे होती है, अब मान लीजिए कि हमने क्या बताया आपको, 100 की सप्लाई हो रही है और 200 की मांग है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। इससे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक्चुअली देखिए ना, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए। ये मान लीजिए कि मांग है, ठीक है, ये मांग है, ये क्या है, प्राइस है, प्राइस है, ओके। अब देखिए, अब उल्टा देखिए, इसमें ये प्राइस करिए, यहाँ पे प्राइस, ये हो गया मांग। अब कोई किसी का दाम 100 रुपया है, तो आप कितना लेना चाहेंगे, कितना सामान लेना चाहेंगे, 10 लेना चाहेंगे। यदि उसी का दाम हो जाता है 200 रुपया, तो आप 5 लेना चाहेंगे। उसी का दाम हो जाता है 300 रुपया, तो आप 3 लेना चाहेंगे। आपने क्या देखा कि जिस तरह से दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना मांग घटा रहे हो। आप मान लीजिए कि 100 रुपया आपके पास था, 100 रुपये क्या दे रहा है, कोई भी चीज़ मान लीजिए कि आपने कोई कॉपी खरीदने गया, ठीक है, पेन ही खरीदने गए, एक पेन का दाम था 100 रुपया, तो आपने बोला कि 10 पेन दे दीजिए मुझे, ठीक है। लेकिन वही पेन का दाम हो चुका है 200 रुपया, तो आप क्या करेंगे, 5 पेन ले लेंगे, क्योंकि कम करेंगे ना, महंगाई तो बढ़ रही है, तो महंगाई कम करेंगे आप। वही पेन का कीमत हो गया आप 300 रुपया, तो आप 3 लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे दाम बढ़ रही है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना मांग घटा रहे हो। अब समझिए, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि 100 किलो जो था, ठीक है, 100 किलो कोई सामान है, ओके, यहाँ पे अब कोई व्यक्ति है, वो 10 केजी आलू लेके बेच रहा है, ठीक है, 10 केजी आलू लेके बेचा, तो अभी देख रहा है तो वो 5 रुपये करके बेच रहा है, ठीक है, केजी। लेकिन उसने देखा कि अचानक मांग बढ़ गई, अभी तक 10 केजी का ही था, तो अब अचानक मांग बढ़ गई। आपने बाजार गया, बाजार में एक ही आलू वाला लेके बैठा है 100 किलो आलू, ठीक है। उसने जब ग्राहक को देखा तो पहले उसने कीमत लगाया था 5 रुपया, लेकिन जब देखा कि अरे बहुत बड़ा लाइन है, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, तो उसने क्या किया कि अब क्या करेगा, वो दाम क्या करेगा, बढ़ा देगा। 10 से कितना कर देगा वो, 20 कर देगा, 15 कर देगा। क्यों, क्योंकि ये देख रहा है कि मांग जो है ना वो बढ़ते जा रही है। मांग क्या है, बढ़ते जा रही है। अभी 100 रुपये, 100 का मांग था तो 5 रुपये था 100 केजी का। अब यही मांग 20 केजी का हो जाएगा, तो अब ये 20 केजी का होगा तो हम क्या करेंगे, दाम बढ़ जाएगा 10 रुपया। यही 30 केजी मांग हो जाएगा तो क्या होगा, ये 15 रुपया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मांग बढ़ रहा है तो
दाम भी बढ़ते चलेगा। तो यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आप ना कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये है मांग वाला, ओके। अब देखिए लागत वाला कैसे होता है। दूसरा जो कारण है, पहला कारण तो हमने मांग वाला बता दिया। अब लागत वाला क्या होता है, देखिए इसके लागत के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। पहला चीज़ें देखिए कि लागत कारक क्या होता है। लागत कारक मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, आप यदि फैक्ट्री में किसी भी चीज़ों को बनाएंगे, मतलब आप जो मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल यदि बनाएंगे तो एक तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है, कच्चा माल चाहिए। उसके बाद वर्कर भी तो चाहिए उस मोबाइल को बनाने के लिए, ओके। तो ये उसके बाद उसको डब्बा चाहिए, पैकेजिंग करने के लिए चाहिए। ये सब क्या हो गया, लागत हो गया। कौन सा लागत, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। लागत कारक होता है जिसमें आप मजदूरी देख सकते हैं, मजदूरी, ठीक है, कच्चा माल, ये सब हो गया। अब मांग लागत क्या होता है, कॉस्ट फैक्टर जो होता है, सॉरी, कॉस्ट पुश फैक्टर। कॉस्ट पुश फैक्टर में ये हो गया कि अब कच्चा माल अभी तक हम 10 रुपये ला रहे थे, मजदूरी हमारा 20 रुपये था, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हमारा 10 रुपये था, तो टोटल इस मोबाइल का कीमत कितना बैठ रहा था, 40 रुपया। ये क्या है, लागत है, मांग लागत। अब देखिए, अब इसने क्या किया कि इसमें 5 रुपया जो है मजदूरी कॉस्ट 5 रुपया, अब मजदूर बोल रहे हैं हम 15 रुपया लेंगे, तो अब क्या होगा, इसमें 45 रुपया हो जाएगा ये टोटल जोड़ के। तो अब ये क्या हो गया, किसके आधार पे इसमें दाम बढ़ गया, मांग के आधार पे दाम नहीं बढ़ा है, क्या किसके आधार पे बढ़ रहा है, लागत के आधार पे, कॉस्ट फैक्टर हो रहा है। मतलब कि लागत, जो बनाने का जो लागत है वही बढ़ चुका है। आपने देखे होंगे कि बहुत बार आप जाते होंगे तो सभी आप समोसा खाने के लिए जाते होंगे, तो समोसा का 10 रुपया दाम था, 15 रुपये हो गया। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हो गया, तो दुकानदार बोलेगा कि भैया देखो तेल का दाम बढ़ गया है, आलू का दाम बढ़ गया है, सरसों का तेल का दाम बढ़ गया है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गया है जिस कारण से हमें दाम बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब समझिए, एक एक लॉजिक समझिए। यदि आप कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कुछ भी करें, आप यूपीएससी के साथ लिंक करना सीख ले, उतना यूपीएससी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये अपना दाम क्यों बढ़ाया, क्योंकि इसकी लागत ज़्यादा हो रही थी। कुछ लागत कुछ बेनिफिट लेगा, उसके बाद ये सामान बेचेगी, तो यही सारी चीज़ें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हमने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ लिया इसको, ओके। आई होप कि समझ में आता हो आपको। मैं ना यहाँ पे टाइम की वो चीज़ें नहीं देखता हूँ, बॉन्डिंग, मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि आपको आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ, ओके। जिससे कि ना ये जो दो हिंदू पढ़ने वाला जो आप लोग के दिमाग में रहता है ना कि दो हिंदू पढ़ना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप हिंदी का भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर ये है कि जीरो कार्बन इकोनॉमी। जीरो कार्बन इकोनॉमी ये होता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। हम उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे जितना कि हम उसका ऑक्सीजन को पैदावार करें। तो जीरो कार्बन मतलब कि ना तो हमने ज़्यादा किया ना ही कम किया, तो हमने जीरो कार्बन की नीति अपनाई। जीरो कार्बन की नीति में ये चीज़ कहा गया है कि अभी जो बिजली मंत्रालय है, इन्होंने ग्रीन हाइड्रो और ग्रीन अमोनिया नीति लाई है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रो और ग्रीन अमोनिया नीति लाई है। जिस कारण से क्या होगा कि 2050 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लक्ष्य रखा गया। जिससे क्या होगा कि इससे हम क्या होगा कि एनर्जी बना पाएंगे। एनर्जी बनाने के साथ साथ ये जो हम कोयला जला के बनाते थे ना, ये सब सारी चीज़ें, इससे क्या होगा कि उत्सर्जन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, उसको कम होने में यहाँ पे कामयाबी हमें मिल पाएगी। तो इसी से संबंधित है ये आर्टिकल। इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर है कि पुलिस में जो है ना, पुलिस के आधुनिकीकरण, इसके पुलिस के लिए दो तीन चीज़ आती है। पुलिस में आधुनिकीकरण के साथ साथ महिलाओं को भी योगदान, जो कर्मी है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। इसलिए कि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर महिलाएं के साथ जो वो अपराध है, वो अपराध का मामला कम नहीं हो रहा है। जब महिला के साथ अपराध का मामला बढ़ रहा है, तो महिला की पुलिसकर्मी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक महिला की पुलिसकर्मी नहीं होगी, तो उनको हम कहाँ से पहुँचा पाएंगे सुविधा, तो वही सारी चीज़ें हो जाती है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा, नहीं तो वही चीज़ निकल के आती है कि सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। तो इसको आप जीएस पेपर 1 से या 3 से भी लिंक कर सकते हैं। देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जीएस पेपर 3 का। 5G से संबंधित हमने 2-3 दिन पहले ही आर्टिकल बताया था आपको, फिर से मैं बताता हूँ। इसमें यह है कि 5G जो है ना, भारत के इस साल के अंत तक आने की संभावना है, या अगली साल आ जाएगी। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये चीज़ें आती है तो और हमारा फास्ट हो जाएगा। आप देखो, जब तक जियो नहीं आया था तो लोग क्या करते थे, यूपीएससी के लिए दिल्ली यदि आपने नहीं आया तो यूपीएससी नहीं होता था। ये सही बात होता था, क्योंकि आपको एक गाइडेंस नहीं मिल पाता था, आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाता था। लेकिन एक 4G नेटवर्क आने के साथ साथ, जियो आने के साथ साथ, आपने देखा कि किस तरह से डिजिटल क्रांति हो गई हमारे भारत के अंदर। आप अभी अपने घर पे सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली नहीं भी आ रहे हैं, तो आप सबसे भाग्यशाली हैं कि आप दिल्ली में नहीं हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में ना डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। जितना एक्सपेंसेस आप दिल्ली में लगा के रहोगे, उतना एक्सपेंसेस में एक आप अच्छे तरीके से अपने घर पे अपनी पढ़ाई और स्टडी मटेरियल मंगा सकते हो। क्योंकि आजकल क्या है, बुक स्टोर से आप कोई भी स्टडी मटेरियल मंगा लो, लिमिटेड है, हर सारा चीज़ें मिला हुआ है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सारा कंटेंट मिला हुआ है, बस आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है। और एक जो आप लोग के अंदर जो फेनोमेना है ना कि हमें कोचिंग ज्वाइन करे कि नहीं करे, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक, इसके आपको दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है। आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करोगे तो आप बेनिफिट में हो। मैं इसका बेनिफिट आपको बताऊंगा आगे आने वाले समय में। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इस पेज के अंदर भी एक इशू है। देखिए, ये कनाडा में ना अभी जो चीज़ें चल रही है आपातकाल के लेके विरोध में, तो ये सरकार बता रही है कि हम उस पर नज़र रखें। ये कैसे, क्यों है, ये मैं बताता हूँ। जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, वहाँ के जो पीएम थे, पीएम ने बोला था, कुछ स्टेटमेंट दिया था भारत के इशू पे। तो भारत में, कनाडा में भी इशू हुआ है, तो भारत अब स्टेटमेंट दे रहा है, तुम जैसा करोगे वैसा हम करेंगे, ये वाला कहावत यहाँ पे लागू होता है। राइट। तो यही सारी चीज़ें। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था वो हमने आज कवर कर लिया। यदि आप एक चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपके यदि पीडी में 120 नंबर कैसे लाए, यदि आप 2022, 23, 24 कब के लिए तैयारी करो, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि किस चीज़ों को आप फोकस करेंगे कि आपका एग्जाम में आ सकता है। तो आपका वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को जाके, थोड़ा ही छोटा ही वीडियो है लेकिन हमने हर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। ये कर ले। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम नोट्स जो डिस्कस करते हैं वो आज से डालना हम स्टार्ट कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।